जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल श्री डॉक्टर विजय सिंह। मैं यूट्यूबर, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड गेस्ट स्टडी बुक डिग्रा जॉब को। फ्रेंड्स, टुडे आई एम स्टडीइंग द पब्लिक फाइनेंस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इन 2020। 2022 के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है दैट इज सेम। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बोलिए या टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव बोलिए, दोनों एक ही है। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि किस तरह से कर का गैदरिंग किया जाए, कलेक्ट किया जाए, फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ही कर का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन आज नया नहीं है, यह बहुत पुराने काल से चला आ रहा है। जैसे पहले की राजतंत्र होता था, क्या होता था? राजतंत्र होता था, राजा ही सबको होता, किंगडम होते थे। क्या होते थे? किंगडम। किंगडम राजतंत्र, राजा होता था और राजा ही जो भी रिसोर्सेज होता था, आय का जो स्रोत था, वो सबका क्षेत्र करना, कैंडी करना, एक्सपेंडिचर करना, व्यय करना, टोटल राजा की दायित्व होती थी। लेकिन और प्राचीन काल में जो कर का जो उद्देश्य था वो बहुत लिमिट था, सीमित में था। क्या था? वो सीमित में था, लिमिट हुआ था और उनका उद्देश्य था कि कर जो आएगा वो देश की सुरक्षा और प्रशासन पर ज्यादा ज्यादा खर्चा करे कि राजतंत्र राजा अपने कुटुंबों को पैसे भेजती ढंग से उसको प्रोटेक्ट करता था, वहां के अपने अस्त्र शस्त्र साज सज्जा और प्रशासन पर खर्च करता था। लेकिन जैसे ही आज सत्ता का विकास हुआ और लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र हुआ, आज आधुनिक समय में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य बहुत ही ब्रास्ट हो गया है। लेकिन अगर विशेष रूप से मोटे तौर पर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन है विशेष रूप से दो प्रकार से इसको क्लासिफाइड करके, वर्गीकृत करके इसे एनालिसिस करने का और भरसक प्रयास किया गया है, उसके उद्देश्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो दो प्रकार से वर्तमान जो कर का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इन द मॉडर्न इकोनॉमी, उसमें दो बातें बताई गई है। पहली है कि विकसित अर्थव्यवस्था में करारोपण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इन द डेवलप्ड इकोनॉमी। यहां आप लिखेंगे इन डेवलप्ड इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्सेशन या टैक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इन द डेवलप्ड इकोनॉमी। पहली ए है, ए में विकसित अर्थव्यवस्था में इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में करारोपण का उद्देश्य, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन या डेवलपिंग कंट्री भी कर सकते हैं। अर्धविकसित मतलब पूर्ण से भी है, डेवलपमेंट विकास करना, उसको ये भी कर सकते हैं। अब विकसित मतलब पूर्ण विकसित नहीं, मतलब विकासशील है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्सेशन इन द डेवलपिंग कंट्री, ये दो बातें बताई। अब हम आपको पहली एक करके मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, बात विचार डिस्कशन होगी कि विकसित देश में इसका उद्देश्य क्या है। पहला है फर्स्ट आय प्राप्त करना। देखिए जो विकसित कंट्री है ना, उनका एक उद्देश्य है एनी हाउ गैदरिंग द करेक्ट रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस टैक्स, कर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना है, इकट्ठा करना है, प्राप्त करना है। क्योंकि विकसित देश है वो ज्यादा ज्यादा अपने देश की सुरक्षाओं पर पैसा व्यय करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क है, स्वास्थ्य है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है, माइंस, इस पर क्या करता है, ज्यादा खर्च करता है। तो विकसित देश को है देश की अपनी जो मेंटेनेंस है उस पर ज्यादा खर्च करता है, तो उनको अधिक अधिक क्या करना पड़ेगा, आय प्राप्त करना पड़ेगा या गेटिंग ऑफ इनकम को ज्यादा से ज्यादा आपको करना पड़ेगा। फिर नियमन और नियंत्रण, देखिए हम कैसे टैक्सेशन को रेगुलेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है विकसित देशों में। क्योंकि टैक्स की चोरी ज्यादा होती है, टैक्स फिटिंग ज्यादा होता है, इसलिए आपको है रेगुलेट करिए और उस पर नियंत्रण कीजिए कि टैक्स की चोरी ना हो। टैक्स की चोरी हमारा आप करते हैं, जनता करती है, हमारे अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी है वो टैक्स की चोरी करते हैं, उस पर कंट्रोल नकल कैसे करेंगे, यह बात ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है संपत्ति की असमानता में कमी करना। विकसित देश की जरूरत है कि एक अमीर है तो दूसरा का गरीब है, कैसे इसको हम असमानता दूर करेंगे, तो उसके लिए एक उद्देश्य है क्या कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लेंगे और उसको गरीबों पर खर्च करेंगे। गरीबों की आर्थिक स्थिति उनकी आसियाना बनाना है, विकसित देश की मैं बात करता हूं, तो वो अमीरों से ज्यादा टैक्स लेके वो देश के डेवलपमेंट पर लगाएंगे और जो गरीब है, जो पुअर फैमिली है, मिडिल फैमिली है, मैक्सिमम को हर तरह की हेल्प सुविधा देना, जैसे विकासशील देशों में आज हो रही है। तो आपको करना पड़ेगा और असमानता अमीरों से लेके गरीबों पर ज्यादा ज्यादा पैसा को लगाएंगे, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे, इंप्रूवमेंट कराएंगे, रिफॉर्मिंग करेंगे, तो अमीरी गरीब की खाई में कमी आएगी। एंड द फोर्थ राष्ट्रीय
मुद्रा प्रसार की रोक। देखिए जब मुद्रा प्रसार हो जाएगी ना, बड़े बड़े नोटों की चलन आ जाएगी, तो उसमें क्या आएगी, क्राइसिस आएगी, महंगाई आ जाएगी, और बड़े बड़े नोट की जब चलन हो जाएगी तो छोटे नोट चले जाएंगे, तो क्राइसिस, मुद्रा सारे मनी इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो मनी इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी एंड इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तुएं का मूल्य बढ़ जाएगी और उसकी क्या होगा, उनका वैल्यू गिर जाएगी मुद्रा की। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि मुद्रा के प्रसार पर कंट्रोल करे। तो कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं। हेलो, एक तो अपना जो प्रतिभूति है, सिक्योरिटी ऑफ जो पैसा रखते हैं, प्रतिभूति को बेचिए सस्ते दामों पर, तो लोग ज्यादा करेंगे, तो पैसा जनता का क्या हो जाएगा, बैंक के पास से सरकार गवर्नमेंट में आ जाएगी। दूसरी बात क्या करना पड़ेगा, ब्याज दर ज्यादा कर दीजिए, तो जो भी पैसा है वो आपको वापस आ जाएगा। तो ये कारण से आप मुद्रा प्रसार को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट है क्रियात्मक फाइनेंस, तो क्रियात्मक फंक्शनल फाइनेंस, ये क्या करता है, क्रियात्मक ऐसे वित्त लीजिए जहां पर ज्यादा मैक्सिमम क्या हो कि वित्त का, फाइनेंस का उद्देश्य हो। तो आपको क्रियात्मक वित्त के लिए आप 2 मिनट यार करना पड़ेगा कि ऐसे फाइनेंस जो आपकी गतिविधि को बढ़ाता हो, गतिविधियां को आगे ले जाती हो, वैसे वित्त पर आपको फोकस करना पड़ेगा। फंक्शनल वित्त, ऐसा वित्त जो कि आपको एक्टिविटी करती हो। पैसा लीजिए, डेट भी लीजिए, लोन भी लीजिए, कर्ज भी लीजिए, लेकिन इसको लगाइए, उससे उस वित्त फाइनेंस से आपको एक्टिविटी बढ़ती हो, फंक्शनल कार्य बढ़ते हैं, लोगों को रोजगार बढ़ता है, ऐसा करना चाहिए। और ये सब काम क्या है, विकसित देशों के लिए। नाउ सेकंड, अविकसित अर्थव्यवस्था में कर रोपण का उद्देश्य साधन संग्रह करना, मतलब गरीब देश नहीं करके विकासशील देश कहेंगे, ना तो पूरा विकसित है ना पूरा अविकसित है, अर्धविकसित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या डेवलपिंग बोलेंगे। साधन संग्रह करना, साधन को ज्यादा हैंडलिंग द रिसोर्सेस, इकट्ठा करेंगे, उद्योग को लगाएंगे, बढ़ावा देंगे, जैसे भी होगा उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमेशा भुगतान संतुलन संतुलित रहना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यहाँ हमेशा क्या होता है, एक्स लेस देन एम होता है, एक्स एक्सपोर्ट एम इंपोर्ट, तो हमको हमेशा एक्स इक्वल टू एम होना चाहिए, तब तो चलेगा। एक्स मतलब एक्सपोर्ट है, एम इंपोर्ट, मैं आयात और निर्यात, तो बराबर रहेगा, तभी ठीक होगा। मतलब जितना माल बेचिए, यहाँ से एक्सपोर्ट निर्यात कीजिए, उतने माल वहां से लाइए, खाली काटिए, अपना माल यहाँ से ज्यादा कम भेजिए और वहां ज्यादा, हमको पैसा ज्यादा चला जाएगा, तो देश गरीब हो जाएगा। इसलिए हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन सही रहना चाहिए। ज्यादा एनर्जी लगा कर प्रोडक्शन कीजिए और विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, तो वहां से विदेशी मुद्रा आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, तो देश की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट, आय की असमानता कम करना। आय की असमानता कम करने के भारत सरकार को चाहिए, विकासशील देशों को चाहिए कि भैया अमीरों से ज्यादा टैक्स ले लीजिए और उसको गरीबों पर ज्यादा खर्च कीजिए। उसके सड़क हो गया, बिजली होगा, स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, एजुकेशन सेक्टर हुआ, तो ज्यादा अमीरों पर टैक्स ले लीजिए, गरीबों को उनका आशियाना है। आज देखिए वेलफेयर स्कीम्स के साथ भारत का प्रधानमंत्री अपने जो छोटे विकासशील देश है, वो गरीबों को क्या आशियाना बना रहा है, घर बना रहा है, शौचालय बना रहा है, किसानों को पैसा दे रहा है। इसलिए किसान निधि दिया जा रहा है कि आप प्रोडक्शन कीजिए, आप अच्छा बेहतर उत्पादन करके उसको एक्सपोर्ट कीजिए, तो जब एक्स इक्वल टू एम हो जाएगा, तो ए हमेशा ऐसे होगा, एक्स ग्रेटर देन एम, तो ज्यादा उत्पादन होगी, प्रोडक्शन होगी, सीड अच्छा लेंगे, भी खाद भी डालेंगे, पौधा डालेंगे, उत्पादन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, वहां विदेश में सप्लाई करेंगे और वहां से हमारा पैसा आएगा, तो हमारा देश स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात कि हमेशा अमीरों से ज्यादा टैक्स लेकर के गरीबों पर लगाइए, क्योंकि स्थिति बराबर होगी, बैलेंस होगी। काले धन को कम करना, यहाँ भारत में या विकासशील देशों में टैक्स की चोरी होती है, कि टैक्स को चोरी के लिए भारत सरकार ने भी, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे हर देश विकासशील देश है, वो जीएसटी ला दिया, गुड्स एंड पहले वैट था, लेकिन जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आपको हर सामान लेंगे तो आपको लगेगा, तो टैक्स लगे तो टैक्स चोरी कम हो गया, हर आदमी के आइडिया डालना दाखिल करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे टैक्स की चोरी कम होगी, छपा बढ़ाएगी। इस तरह से धीरे धीरे जब टैक्स चोरी कम होगी तो वो पैसा गवर्नमेंट फंड में आएगी, रिसोर्सेज गैदरिंग होगी और देश की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगी। बचत और विनियोग को प्रोत्साहित, बचत कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, लोग पैसा रखे हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते, गवर्नमेंट को चाहिए उनको इम्प्लीमेंटेशन दीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए,
उनको अनुदान दीजिए, उनको हौसला बढ़ाइए कि आप उत्पादन कीजिए। अगर कोई नुकसान होगा उसको हम भरपाई करेंगे। और बचत कैसे होगा, ज्यादा उड़ाइए ना, बचत कीजिए। जैसे महिला लोग क्या करती हैं, सोना चांदी कपड़े पर खूब पैसा बचाते हैं, आप समझ लीजिए, आप उड़ाइए मत, बचाइए। वो धीरे धीरे बचाएंगे, आपको इंक्रीज करेगा, पैसा बढ़ेगा तो पैसा को लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। ज्यादा उड़ाने से, खर्च करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, करोड़ों रुपया खर्च करनी है, लेकिन अगर करोड़ लगाएंगे तो कई करोड़ आपका रिटर्निंग होगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बचत और निवेश पर हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए जनता जनार्दन को, ताकि लोगों की रोजगार मिले, उत्पादन बढ़े, पर कैपिटा इनकम हो, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, उससे आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। और लास्ट है प्रेरक साधन पहलू। हमेशा गवर्नमेंट के लिए प्रेरक साधन कहां से आएगा, कैसे आएगा, प्रेरणा मोटिवेटेड करते रहिए, आगे बढ़ो, प्रदर्शन करो, नुकसान होगी तो हम आपके साथ हैं। जैसे कोई बैट्समैन बैटिंग करके फर्स्ट पे बॉल पर आउट हो जाता तो क्या उसको बाहर नहीं, उनको प्रोत्साहन कीजिए कि नहीं अरे अच्छा खेलिए, आप बेहतर हैं। तो ऐसा ही प्रोडक्शन एरिया में या प्रोडक्शन में फार्म इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट को हमेशा उस व्यक्ति को, उत्पादक वर्ग को हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। आप अच्छा करेंगे, स्टूडेंट है तो उनको बताइए अरे बहुत अच्छा करेंगे, इस पेपर एक नंबर अगले में अच्छा करेगा, हमेशा प्रोत्साहन होना चाहिए। इसके लिए साधन एलिमेंट्स जो है उसको गवर्नमेंट को इकट्ठा करने का प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर बीएससी, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वेलकम आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।